मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक का केस कैसे जीतें। तलाक के केस जीतने में क्या महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना होंगी, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 महत्वपूर्ण फैसले, जिनके नाम है, नंबर 1 है नवीन कोहली विरुद्ध नीलू कोहली 2006 सुप्रीम कोर्ट 558। नंबर दूसरा है समर घोष विरुद्ध जया घोष 2007 सुप्रीम कोर्ट केस 511। और तीसरा है विश्वनाथ अग्रवाल विरुद्ध सरला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 7 ACC 288। ये 3 महत्वपूर्ण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं और इस केस पर किस प्रकार से लागू होंगे और इसमें किस प्रकार से हमें उपयोग किया जाएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यदि हम तलाक याचिका अदालत में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो इन नज़ीरों का हवाला हम किस प्रकार से दे सकते हैं। इन सब का उल्लेख मैंने ई बुक के अंदर किया हुआ है। मैं आपको ई बुक से भी परिचित कराऊंगा और इसी के अलावा आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उनकी संक्षिप्त में जानकारी आपको प्रारंभ में वीडियो के दे देता हूं, उसके बाद फिर हम वीडियो को आगे प्रारंभ करेंगे। इसमें नंबर 1 है सर, धारा 13(1) पति या पत्नी द्वारा तलाक के आधार। पति या पत्नी किन आधारों पर तलाक लगा सकती हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे इन टॉपिकों पर सर हम। नंबर 13(2) है पत्नी को विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं तलाक के लिए। और कानूनी प्रक्रिया पे भी हम चर्चा करेंगे। अदालत में अधिकार याचिका दाखिल करना, आवश्यक दस्तावेज, उत्तर पक्ष का जवाब और अंतिम आदेश, और केस जीतने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण टिप्स, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसमें। और इसमें सबूतों को व्यवस्थित करें, नंबर 2 गवाहों की तैयारी करें, इन सब पे हम विस्तार से चर्चा ई बुक के अंदर करेंगे। और समय सीमा का ध्यान रखें और दूसरे कानूनों का भी सहारा लें कि हम धारा 13(1) के अलावा और किन किन कानूनों का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी है। और अब हम बिना देरी करे सर आगे बढ़ते हैं। जो ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की है उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। और ई बुक से जब मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा तो उस ई बुक से आपका परिचय भी हो जाएगा कि उस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप यदि उसे परचेस करेंगे तो वही PDF आपको वहां भी प्राप्त होगा। तो आइए सर हम बिना देरी करे वीडियो का आगे प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे वीडियो का सर जो टाइटल है उसको मैंने ई बुक के अध्याय 11 में शामिल किया है, अदालत में केस जीतने के टिप्स क्या क्या होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक का केस कैसे जीतें, सेक्शन 13 HMA 1955 कोर्ट टिप्स इन हिंदी। इसमें सबसे पहले सर हम देख लेते हैं परिचय। विवाह एक धार्मिक और सामाजिक बंधन है और हर धर्म में अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका जो है कि किया जाता है उसको। और भारत में जैसे कि हिंदू धर्म के हिसाब से तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है, लेकिन ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब मजबूरी में दोनों पक्ष को अलग होना पड़ता है। तो उसके लिए कानून में धारा 13 का प्रावधान दिया गया है। अब धारा 13 का प्रावधान जब दिया गया है और किसी पक्ष के द्वारा याचिका दायर की जाती है और वो वास्तव में सत्य है, तो उन केसों को किस प्रकार से जीता जाएगा, किस प्रकार से हम केस को जीत सकते हैं, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक ये मार्गदर्शन, एक कोशिश है, बाकी फैसला तो जज साहब के द्वारा ही गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ये सहायक हो सकते हैं जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन है, परंतु जब यह रिश्ता असहनीय हो जाए, मतलब सहन करने लायक ही न बचा, व्यक्तियों की जान पे बन गई, मरने मारने की कंडीशन आ गई, तब धारा 13 की ओर बढ़ा जाएगा। उससे पहले सुलह समझौते की सर पूरी कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 9 में न्यायालय का कर्तव्य है कि दोनों पक्षों में राजीनामा कराए। इसलिए धारा 13 के तहत वकीलों को इसमें प्रारंभिक तौर से पैरवी से रोका गया है, लेकिन न्याय हित में जब आवश्यक होता है तो वकीलों की भी पैरवी उसमें अनुमति न्याय हित में दे दी जाती है। लेकिन उसमें एक तरीके से धारा 13 में बताया गया है कि न्यायालय ही सुलह समझौते की कोशिश करेगा और मध्यस्थों के द्वारा सुलह समझौता कराया जाएगा। 3 बार तक उसमें पेशियां लगाई जाएंगी सुलह समझौते के लिए, और यदि दोनों पक्ष में सुलह समझौता हो जाता है तब उनको सुलह समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। ये धारा 13 इसीलिए रखी गई है। और धारा 9 में ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम है सर, इसको फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी कहा जाता है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है। इसमें धारा 9 में विशेष प्रावधान रखा गया है कि न्यायालय जो है कि सुलह समझौते का पूरा प्रयास करेगा और अधिकतम 3 स्टेज तक उसमें जो है कि पेशियां लगाई जाएंगी सुलह समझौते के लिए दोनों पक्षकार के द्वारा।
या तो न्यायालय को स्वयं प्रतीत हो जाए या कोई पक्षकार माननीय न्यायालय से निवेदन करे कोर्ट में जज साहब से कि सर इसमें राजीनामे की संभावना है, तो न्यायालय उसमें आगे बढ़ता है। और प्रारंभिक तौर पर सुलह समझौते का पूरा प्रयास किया जाता है। धारा 6 में स्पेशली तौर पे सुलह समझौते के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है सर, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की। ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें एक लगाए 23 कुल धारा है। धारा 19 में अपील का प्रावधान इसमें बताया गया है कि 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जाएगी। ये जो धारा 13 की याचिका की हम चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में, ये भी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत ही आता है, क्योंकि इसकी धारा 7 में जुरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार बताया गया है, तो उसमें विवाह और विवाह से संबंधित समस्त मामले इसके अंतर्गत ही माने जाएंगे। फैमिली कोर्ट के अंतर्गत जो विशेष तौर से गठित किए गए हैं, जिस नगर क्षेत्र की आबादी 10 लाख या उससे अधिक है, तो वहां एक फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाती है स्पेशली तौर से, और वहां पति पत्नी से संबंधित मामले ही सुने जाते हैं। लेकिन कई जगह अगर स्पेशली तौर से स्थापना नहीं भी की जाती है, तो वहीं पे जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2-1 हैं, तो उनको ये शक्तियां दे दी जाती हैं कि इस प्रकार से उनके मामले की सुनवाई वो कर सकते हैं। तो अब हम सर आगे बढ़ते हैं इसमें। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ऐसे ही विवाह विच्छेद के प्रावधान को निर्धारित करती है। यह लेख बताएगा कि कैसे कोई व्यक्ति धारा 13 के अंतर्गत तलाक का केस दायर करे, मजबूत सबूत प्रस्तुत करे, अदालत में केस जीते और किन बातों का ध्यान रखे। तो इसमें सर शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का आधार क्या तय किए जाते हैं। क्योंकि इस पे मैं 1 घंटे 10 मिनट का एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोड है। उसमें मैंने धारा 13 के तहत जो तलाक के आधार है उनकी पूरी विस्तार से कानूनी व्याख्या की है, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी अपलोड है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी प्रकार से धारा 13 में जो तलाक की याचिका है उसकी जो कानूनी प्रक्रिया क्या होगी उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसकी ई बुक भी बनाई है जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और ये जो हमारा आज का चैनल जो वीडियो है कि तलाक की याचिका को कैसे जीतें, उसकी ई बुक यही है जो मैं आपको इसमें से जानकारी दे रहा हूँ। चूंकि डिटेल में सर मैं जानकारी दे चुका हूँ, इसलिए सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी शॉर्ट में भी बताने का मकसद ये है सर कि हर व्यक्ति पिछला वीडियो नहीं देख पाता है, इसलिए उसे संक्षिप्त रूप से तो जानकारी हो ही जाए कि तलाक के आधार क्या होंगे। ये भी जानना जरूरी है सर, क्योंकि जब पक्षकार आपके पास आएगा या एक आम व्यक्ति भी मेरा वीडियो सुन रहा है, तो उसके मन में भी ये विचार तो पैदा होगा ही कि हम वकील साहब को किस प्रकार से मामले की जानकारी हम देंगे। वो अनावश्यक तथ्यों से बचते हुए हम मूल मुद्दे पर कैसे आएंगे। तो आइए बढ़ते हैं सर। धारा 13 एक पति या पत्नी द्वारा तलाक के लिए आधार। नंबर 1 है व्यभिचार, नंबर 2 है क्रूरता, नंबर 3 है परित्याग कम से कम 2 वर्षों का। नंबर अगला है चौथा धर्म परिवर्तन, मानसिक विकृति। पांचवा है छठा है संक्रामक रोग और संन्यास और मृत मान लेना। अब इनकी विस्तृत व्याख्या सर मैंने की है, आप अपलोडेड है वीडियो देख सकते हैं। जैसे मृत मान लेना, तो 7 साल या उससे अधिक की अवधि तक पति या पत्नी दोनों में से किसी का ये ज्ञात ही नहीं है कि वो जीवित है या नहीं, तो ये भी एक तलाक याचिका का आधार होगा। इसी प्रकार से यदि न्यायालय के द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर दी गई है और 1 वर्ष या उससे अधिक दोनों के बीच में कोई सुलह समझौता राजीनामा या संबंध स्थापित नहीं हुए, तब ये भी तलाक की याचिका लगाने का आधार माना जाएगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री यदि न्यायालय के द्वारा पारित कर दी गई है और 1 वर्ष या उससे अधिक का समय बीत गया और दोनों के बीच में कोई सुलह समझौता या संबंध स्थापित नहीं होते, तो यह भी तलाक का आधार होगा। और महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए इसमें तलाक के, धारा 13(2) में। वो भी सर मैं आपको बता देता हूँ कि एकाधिक विवाह की स्थिति में, मतलब एक से अधिक विवाह यदि पति के द्वारा कर लिए गए हैं और जब तलाक की याचिका महिला के द्वारा कोर्ट में पेश की जा रही है, जब उसकी पत्नी जीवित है दूसरी, तो ये एक आधार होगा। बलात्कार या अनैतिक संबंध का शिकार होने पर, मतलब वो पशुगमन या अननेचुरल सेक्स या दूसरे प्रकार से कार्य करता है, तो उसको भी एक तलाक की याचिका का आधार माना गया है। इस आधार पर भी महिला कोर्ट में तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकती है। विवाह के बाद पति ने साधु जीवन अपना लिया, संसार ही त्याग दिया, ये सभी आधार सर जो है कि उसमें बताए गए हैं बुक के अंदर भी। और एक जानकारी और सर मैं आपको दे दूं कि धारा 21 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रोसीजर इस पे लागू होंगे। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अपनाई जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सर कानूनी प्रक्रिया में जो है कि नंबर 1 में है कि अदालत में याचिका दायर करना, फाइलिंग द पिटिशन। सबसे पहले आपको धारा 13 की तलाक याचिका तैयार करके कोर्ट में पेश करना होगी, जो सामान्यतः एडीजे कोर्ट या जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। और 1908 के तहत ये याचिका इसके जो प्रोसीजर लागू होगी, धारा 21 हिंदू विवाह अधिनियम कहता है सभी कार्रवाइयां सीपीसी के अनुसार संचालित की जाएंगी। आवश्यक दस्तावेज सर आपको क्या लगाना होंगे, ये शॉर्ट में दे रहा हूं सर क्योंकि इन पे डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग आदि का साक्ष्य और गवाहों की सूची।
और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे उत्तर पक्ष का जवाब आएगा और 4 में सुनवाई और साक्ष्य होगी और फिर उसमें अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं सर कि केस जीतने के महत्वपूर्ण टिप्स क्या है। नंबर 1 है सबूतों को व्यवस्थित करें। ये सर हमारा वीडियो का टाइटल भी है और हमारा मेन टॉपिक भी यही है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो भी मैंने इसी में आगे लिखे हुए हैं, जिन पे भी मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। नंबर 1 है सबूतों को व्यवस्थित करें। सबूतों को व्यवस्थित करने से क्या मतलब है सर? नंबर 1 है क्रूरता या व्यभिचार के मामले में सीधे साक्ष्य या परिस्थिति जन्य साक्ष्य होना जरूरी है। मतलब व्यभिचार का आरोप जैसे लगाया गया है, अब मैं आपको शॉर्ट में मेरे ही एक केस की घटना से आपको मैं इस मामले को समझा देता हूं ताकि आप पूर्णतः समझ जाएंगे कि व्यभिचार के मामले में सीधे साक्ष्य कि मेरे पास सर जो मामला एक आया था उसकी घटना कुछ इस प्रकार से थी। अभी 3-4 दिन पहले ही कोर्ट में मैंने धारा 13 के तहत याचिका पेश की है कि विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महिला 8 महीने के बाद अचानक घर छोड़ के ताला लगाकर चली गई। पति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा उसको सभी जगह ढूंढा गया और नहीं मिलने पर थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा तलाश किया गया तो एक ए नामक व्यक्ति के साथ वो जीवन बिता रही थी, जैसे पत्नी बनकर रहती है, जबकि शादी उसकी पक्षकार से हुई थी जिसकी तरफ से मैंने तलाक की याचिका पेश की। तब पक्षकार को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद भी उसने सब्र का घूंट पिया और उसके रिश्तेदारों को लेकर पुलिस के साथ उस महिला के पास उस जगह पहुंचे जहां वो रह रही थी। उसको समझाइश दी गई, जो भी रीजन थे उसकी समझ में बात आ गई, वो वापस आ गई, रहने लगी। अब साथ में रहते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए और एक पुत्री का भी जन्म हो गया। इसकी उम्र 3-4 साल है लगभग अभी वर्तमान में। उसके बाद फिर 7 साल बाद फिर अचानक जब पति सर्विस पर गया था, शाम को आया तो देखा कि घर पे ताला था और बच्ची भी नहीं थी और वो भी नहीं थी। उसने फिर आसपास तलाश किया, रिश्तेदारों से पूछा। जब कोई रास्ता ना मिला तो फिर उनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा फिर उसमें जांच की गई, सर्च किया गया तो महिला उसी व्यक्ति के पास मिली जो 7 साल पहले जिसके पास जाकर रहने लग गई थी। इस पे पति को बड़ा दुख और सदमा पहुंचा। फिर सभी रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने मिलकर तय किया कि हम एक बार पुलिस के जरिए इससे मुलाकात करके आते हैं। पुलिस को लेकर गए और उस महिला के घर पहुंचे। महिला ने साफ मना कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी और कोर्ट में अभी स्वीकृति उसके साथ रहने के दस्तावेज भी तैयार करवा लिए, नोटरी भी तैयार करवा ली, वो भी पुलिस के सामने रख दी और पुलिस को स्टेटमेंट भी दे दिए जिसको पुलिस ने नोट किया कि मैं मेरे पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इससे मेरा विवाह 10-11 वर्ष पूर्व हुआ था और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये एक बड़ी दुखद घटना हुई। उसके बाद वो सभी लोग वापस आ गए। फिर पति, अच्छा वो सोने के कुछ कुंडल पहने हुए थी वो भी लिए गई थी। कुछ पति के द्वारा समय योजना के तहत कुछ राशि भी ली गई थी, वो भी उसने उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया। वो जिम्मा भी पति के ऊपर है कर्ज का। तो ये सभी जो फैक्ट सर जब पैदा हुए तो जो आवश्यक जो दस्तावेज में जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि सबूतों को व्यवस्थित करें, तो जब याचिका पेश की गई तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि दोनों गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस के स्टेटमेंट, उनके आधार कार्ड, जो उसने फंड ट्रांसफर किया जिसके साथ वो रह रही है वो, और जो है कि उनके अभी स्वीकृति जो विवाह की उन्होंने की थी, एफिडेविट दिए थे वो, ये सभी दस्तावेज हमारे द्वारा एक सूची अनुसार दस्तावेज तैयार करके कोर्ट में पेश किए गए। साथ ही पति ने भी जो पहला विवाह हुआ था वो भी उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके बाद मंदिर में वरमाला पहनाकर एक दूसरे के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी किया था। और उसके बाद 10-11 साल तक पूरा परिवार, समाज, रिश्तेदार, मित्र सभी उनको बतौर पति पत्नी के रूप में ही स्वीकार करते थे और एक पत्नी का भी, एक पुत्री का भी इसमें जन्म हुआ था। इतना कुछ होने के बाद भी इस प्रकार का कार्य किया गया और जिसको कहना चाहिए कि अवैध संबंध बनाकर या गलत तरीके से दूसरे के साथ जीवन जिया जाने लगा। तो इन्हीं आधारों को ग्राउंड बनाकर हमारे द्वारा तलाक याचिका कोर्ट में जैसा आपके समक्ष पेश की गई और उसमें जो दस्तावेज लगाए गए, सबूतों को कैसे इकट्ठा करें, जो हमारा टॉपिक है कि सबूतों को व्यवस्थित कैसे करें, तो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ये वादी की जिम्मेदारी है कि वो वाद पत्र अगर कोर्ट में पेश करता है तो उसके साथ दस्तावेज सूची अनुसार पेश करे और यदि वो दस्तावेज उसके पास नहीं है तो उसका भी कथन उसमें करे। उसका बेनिफिट उसको मिलता है कि वो न्यायालय में आवेदन लगाकर डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी मांग कर सकता है। आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कि ये माननीय न्यायालय, ये विपक्षी के कब्जे में ये दस्तावेज है और ये हमें इससे न्यायालय में तलब करवाया जाए क्योंकि न्याय प्राप्त होते हुए आवश्यक है। यदि न्यायालय का आवेदन होने के बाद, आदेश होने के बाद भी वो प्रस्तुत नहीं करता है तो उसमें या तो उसका अवसर समाप्त कर दिया जाएगा या उसका ऐसा माना जाएगा कि वो उसमें उपस्थित नहीं है और उसमें फैसला आगे दे दिया जाएगा।
इसमें जो है कि शपथ पत्र पर भी प्रकटीकरण का प्रावधान है कि माननीय न्यायालय उसको आदेश करेंगे कि आप शपथ पत्र पर हमें जवाब दें कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आप पेश करें, और वो नहीं करता है तो उचित रीजन देना होगा, नहीं देता है तो उसका अवसर समाप्त कर दिया जाएगा, इसका पूरा पूरा लाभ वादी को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आदेश 11 नियम 21 के तहत उसका हक भी समाप्त इसमें किया जा सकता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में। इन पे भी मैंने सर मेरे चैनल पर स्पेशल वीडियो बनाए हैं, डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के नाम से, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें क्रूरता या व्यभिचार के मामले में सीधे साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट एविडेंस है जो मैंने पेश किया, आपका केस, आपकी परिस्थिति, आपकी घटना जो भी हो, उस प्रकार से आप इसको उसमें लिख सकते हैं। लिखने के जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं, गवाहों की तैयारी करें। गवाहों की तैयारी सर बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि आपने आपकी याचिका में तो बहुत कुछ लिख दिया, बड़ा चढ़ाकर लिख दिया, लेकिन यदि गवाह उस बात को कोर्ट में नहीं बोल पाया तो आपका वह लिखा हुआ कोई आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। पहले आदेश 18 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लिखित में बयान कोर्ट में पेश होते थे, तो आप अपनी सारी बातें उसमें बड़ा चढ़ा के जो भी थे टाइप करके दे देते थे। अब कोर्ट में जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में गवाह खड़ा होता है, जज साहब के पास जो टाइपिस्ट जो बाबूजी साहब होते हैं उनके द्वारा बयान लिए जाते हैं, और गवाह से मुख्य परीक्षण वकील साहब के द्वारा करवाया जाता है। और उसमें यदि आपके द्वारा महत्वपूर्ण बातें उसमें छूट गई तो आपका मामला जो है कि कमजोर हो जाएगा। आपको केस जीतना है तो आपको एविडेंस के पहले तैयारी करना होगी। आपके जो भी फैक्ट हैं आपको वो गवाह को बैठकर उससे पूछना होंगे कि देखो आपने ये बातें लिखवाई हैं और ये सभी बातें आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष आपको बयान में बताना है। यदि आपने क्रूरता के 7 आधार लगा दिए, उदाहरण के तौर पे जो भी आधार थे, और उसमें से कोई एक आधार ही वो महिला कोर्ट में बयान में के पाई, और बार बार वकील साहब के द्वारा मुख्य परीक्षण में पूछा गया, नहीं बताया गया, प्रति परीक्षण में विपक्षी वकील के द्वारा भी पूछा गया, नहीं बताया गया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे केस को सर कमजोर करती हैं। तो हम याचिका में वही सत्य बात लिखें जो वास्तव में हुआ है, क्योंकि एक कहावत है कि सिखाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता। सिखाया पूत कचेरी नहीं चढ़ता एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि आप कितना ही सिखा दें गवाह को, लेकिन जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है तो आगे पीछे कहीं ना कहीं सत्य बात निकलकर सामने आ ही जाती है। वकील साहब जब जिरा करते हैं तो वकील साहब के पास भी, विपक्षी वकील साहब के पास भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो उनके पक्षकार के द्वारा दी जाती हैं। कई बार ये इंफॉर्मेशन जो याचिका पेश करने वाले वकील साहब हैं उनको, उनके पक्षकार के द्वारा नहीं दी जाती हैं। कई पक्षकार इतने होशियार और ज्यादा समझदार बनते हैं कि वो जानबूझकर उन चीजों को छिपा लेते हैं, मतलब वकील साहब को बताते ही नहीं है कि अरे इस बात को अपन मत बताओ, इस बात को वकील साहब को हम बता देते हैं। अब उसमें नुकसान होने का होता है, क्योंकि वो उनके वकील साहब को नहीं बताई। अगर वो बता देते तो वकील साहब उसका कोई ना कोई रास्ता और तोड़ तो उन्हें सुझा ही देते कि आपको इस प्रकार से कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। और लेकिन विपक्षी पार्टी विपक्षी वकील को बता देती है, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन में जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में उससे वो सवालात पूछना शुरू किए जाते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है और फिर उलट पुलट जवाब दे देता है, वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। तो ऐसे ही तो सर सत्य बातों का प्रकटीकरण न्यायालय के समक्ष हो जाता है। कहीं ना कहीं जब गवाह विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है तो सबकॉन्शियस मस्तिष्क से वो काम करता है, मतलब वो जो बाहर जो सोचता है मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा, वहां उसको इतना अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि वकील साहब ने सवाल किया, जज अगर वो जवाब नहीं देता है 2 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहता है, जज साहब फौरन बोलेंगे भाई आप इसमें जवाब दो, नहीं तो वो टीप लगा के लिख देंगे कि साक्षी से बार बार पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये सभी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं। तो केस जीतने की सबसे महत्वपूर्ण टिप्स में ये भी है कि आप आपके वकील साहब को पूरी घटना का विस्तार से ब्यौरा समझाएं, कुछ भी बात ऐसा ना हो कि आप उनको नहीं बताएं और आप अपने मन में रख लें कि यदि हम वकील साहब को बताएंगे और वकील साहब इसको लिख देंगे तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। अरे भाई वकील तो आप ही ने किया है ना, वकील साहब तो आप ही का केस जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो यदि आप वो बातें वकील साहब को बता भी देंगे तो वकील साहब आपको उसमें कोई ना कोई रास्ता या सुझाव बता देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप फिजूल में डर रहे होते हैं, जबकि वो चीज जो आप वकील साहब को नहीं बता रहे हैं वही आपके केस जीतने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेरे भी समक्ष मेरे एक पक्षकार जो आए थे तो उन्होंने मुझे आधी बात बताई और आधी बात ही नहीं बताई। मैंने उनके पूरे बयान नोट किए और याचिका भी तैयार कर ली। याचिका पेश करने के बाद फिर वो नई नई बातें मुझको बताने लगे। मैंने उनसे कहा कि जब बैठे थे और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई मुझसे आप कोई भी बात ना, ऐसी बात ना रह जाए जो आप मुझे ना बताएं या जानबूझकर ना बताएं, सभी आप मुझे बता दें, क्योंकि याचिका तैयार होने के बाद एक बार अगर कोर्ट में पेश हो गई तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत हमें आवेदन लगाना होगा।
जो मामला 6 माह 1 साल के अंदर निराकरण होने का था, आपका 6 6 साल 7 7 साल लग जाते हैं सर, इन्हीं गवाहों की मतलब पक्षकारों की गलतियों की वजह से। अब 6 17 का आवेदन सर आपने लगा दिया, विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब के लिए समय लिया, 3 4 5 6 महीने कई बार इसी में निकल जाते हैं। फिर वाद विषय बनते हैं, फिर उनसे रिलेटेड दस्तावेज आप पेश करते हैं कोर्ट में, आदेश 7 नियम 14 के तहत आवेदन लगा के जो नई बातें आई हैं, कई बार न्यायालय मंजूरी दे देता है, कई बार न्यायालय अनुमति नहीं देता है, फिर आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो प्रकरण है कहीं ना कहीं पक्षकार की गलती से ही उलझ जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है। तो पक्षकारों को इसमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो सभी आम और खास व्यक्ति के लिए है कि आप वकील साहब को तो कम से कम पूरी बात स्पष्ट रूप से बता ही दें। अगर आप वकील साहब को नहीं बताएंगे तो भी वो बात आप सोच रहे हैं कि जज साहब तक नहीं पहुंचेगी, ये आपकी गलत सोच है सर, वो बात जज साहब तक पहुंच जाएगी, कैसे ना कैसे जज साहब तक पहुंच जाएगी और वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। तब फिर आप यदि उसका पहले ही स्पष्टीकरण लेके चलेंगे सत्य रूप से, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन यदि आपने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया और अचानक वो बात आपके सामने आई और एक नई बात आपने उसमें न्यायालय के समक्ष रखी बयान में, तो वो आपकी प्लीडिंग से ही खिलाफ मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं केस आपका कमजोर होगा, तो आप केस जीतने की बजाय सर हारने की ओर अग्रसर होंगे। हमारा जो वीडियो है कि तलाक की याचिका कैसे जीती जाए, तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी फैक्ट और जानकारियां आपके वकील साहब को पूरी जानकारी दें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। अब आगे चलते हैं सर, इसमें गवाहों की तैयारी और विश्वसनीयता को बनाए रखें। प्रत्यक्षदर्शी गवाह अधिक प्रभावी होते हैं, विश्वसनीयता को बनाए रखें। प्रत्यक्षदर्शी गवाह जैसे कि क्रूरता का आधार सर मारपीट की गई, अब यदि उसका कोई विटनेस है जिसने मारपीट होते हुए देखा और आपने पुलिस में रिपोर्ट की और एफआईआर दर्ज की गई, उसमें भी उन गवाहों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। तो इनको भी आप तलाक याचिका में एविडेंस के रूप में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करें। वो बताएंगे कि आपके साथ किस किस प्रकार से क्रूरता की गई, किन आधारों पर की गई, जैसे कि दहेज के लेकर की गई। तो वो सभी आपके माता पिता रिश्तेदार, ये सभी आपके महत्वपूर्ण गवाह हैं जिनसे आपने घर पर आकर बात बताई, फोन पर बताई, ये जब आपके साथ ये घटना घटित हो रही थी उस दरमियान आपने बताई, लगातार इतने सालों से हो रही थी, आपने किस किस को बताई, और मौके पे जिस दिन आपके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई उस समय कौन मौजूद था। हालांकि वो विपक्षी पक्ष का घर होता है, तो वो लोग तो आपके समर्थन में गवाह नहीं देंगे, लेकिन ईश्वर सभी के साथ होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो रास्ता सर निकल ही जाता है। उस शहर में, उस गाँव में, उस मोहल्ले में, उस पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा नेक व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति होता ही है जो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में खड़ा हो जाता है। और अगर ऐसा ना भी हो पाए तो भी ये भी एविडेंस उसमें पर्याप्त माने जाते हैं कि आपने आपके माता पिता को जो घटना बताई, आपने थाने में रिपोर्ट की, आपका मेडिकल हुआ, ये सभी एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में आपके सामने होते हैं। तो इनको भी आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष केस जीतने के लिए जरूर कराएं, ये हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। यदि आप कोशिश करेंगे तो सर सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये आपने सुन रखी होगी, काफी फेमस पोइट्री है। अब इसमें विश्वसनीयता को बनाए रखें। विश्वसनीयता को कैसे बनाएंगे सर, कि आप प्रारंभ रूप से ही याचिका में सत्य बात को आप लेकर चलें, झूठ का सहारा आप ना लें, क्योंकि पति पत्नी के संबंध बड़े पवित्र संबंध होते हैं, इसमें भला झूठ का सहारा लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके साथ हुआ है वही बात लिखें, वही बात आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष भी बताएं, तो इससे आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। क्योंकि यदि आपने, जैसा कि मैंने बताया कि तलाक याचिका में 10 आधार लिख दिए बढ़ा चढ़ाकर, और वो सभी आधार विटनेस बॉक्स में जब आपका गवाह खड़ा हुआ या आप ही जो भी गवाह हैं, और वो उनसे वकील साहब उन 10 आधारों के बारे में पूछते हैं तो मना कर देता है। जैसे कि तलाक का आधार उन्होंने बनाया है कि सर मेरे साथ जो है कि स्कॉर्पियो की मांग की गई थी कि हमें ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो आप दें और नहीं तो हम आपको नहीं रखेंगे, घर से भगा देंगे, ये मुख्य आधार था। इसी के वजह से सारे झगड़े चालू हुए, उसको भूखा प्यासा रखा जाता, मारा पीटा जाता, घर से निकाल कर भगा दिया गया, बच्चों को भी भगा दिया गया। अब इसके अलावा आपने और 10 आधार लिख लिए और आप कोर्ट में बयान देते टाइम सभी आधार भूल गए, विपक्षी अधिवक्ता ने पूछा, आपने सब मना कर दिया कि यह कहना गलत है, यह कहना गलत है, यह कहना गलत है, सिर्फ एक ही आधार आपका रहा। तो इससे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में सर कमी आती है कि आखिर आपने लिखे क्यों फिर ये, जब आपके साथ हुआ ही नहीं, आप विटनेस बॉक्स में मना भी कर रहे हैं, तो आपने फिर लिखे क्यों। इससे आपकी विश्वसनीयता कम होती है, आपका केस कमजोर होता है। तो आपको केस को जीतने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि वही चीजें आप उस याचिका में लिखें जो आप कोर्ट में गवाह के सामने, जज साहब के समक्ष आप बयान दे सकते हैं। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि व्यक्ति के साथ जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, तो उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो व्यक्ति अपने आप बोलता है, क्योंकि वो उसके उसके जीवन में घटित हुई हैं, वो उसको स्वयमेव याद है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे कि उसको तेल झाड़ कर
आग से जला के मारने की कोशिश की गई। अब ये बयान उसको जीवन में कोई सिखाएगा नहीं, वो उसको नींद से भी उठा के पूछोगे तो कह देगा कि हाँ, मेरे अगर पड़ोसी नहीं आते तो साहब ये मेरे को तेल से झाड़ के जान से मार देते, इनकी दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण। तो इसी प्रकार के फैक्ट्स आप याचिका में लिखें, जिससे आपको केस जीतने में पूरी पूरी याचिका में मदद मिलेगी और आप यकीनन केस जीतने के नजदीक पहुंच पाएंगे। हालांकि फैसला जज साहब के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुण दोषों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे समय सीमा का सब ध्यान रखें। ये तीसरा नंबर है हमारे केस जीतने की टिप्स में। परित्याग जैसे मामलों में 2 साल का स्पष्ट प्रमाण देना होगा। जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) में एक अभित्यक्त करने का भी आधार है, उसमें 2 साल तक आपको छोड़ रखा गया है। तो आपको इसमें सर लिमिटेशन का बड़ा ध्यान रखना होगा और कोर्ट में जज साहब के समक्ष ये साबित करना होगा कि वास्तव में 2 साल की अवधि तक आपको उसने छोड़ रखा है, आपसे पति वाले संबंध, दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं किए। अब इसमें आपको तारीख लिखना पड़ती है कि सर इस तारीख को उसने हमें छोड़ा था, तो वही तारीख आपको कोर्ट में बयान में भी बताना, और उस तारीख से जिस तारीख को याचिका पेश की गई बराबर 2 साल की अवधि होना जरूरी है सर। यदि 2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यदि 2 साल की अवधि उसमें नहीं पाई गई तो आपका ये जो मुख्य ग्राउंड है जिस आधार पर आप तलाक की याचिका कोर्ट में लेकर आए वो साबित नहीं होगा और आपकी तलाक की याचिका निरस्त कर दी जाएगी। जैसे कि मेरे जो आपको घटना बताई थी एक प्रकरण में, जो मेरा खुद का मामला था जो मैंने पेश किया, हमने उसमें जो आधार रखे थे वो आधार ये थे कि वो 2 बार घर से भाग गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस की स्टेटमेंट, ये सभी है। तो ये 2 साल वाला आधार नहीं है, हमें इसमें ये चीज साबित नहीं करना। हमें साबित क्या करना है कि ये विवाहित होते हुए भी दूसरे व्यक्ति से अवैध तरीके से संबंध बनाकर रह रही है, क्योंकि जब तक पहले पति से उसकी तलाक नहीं हो जाएगी तब तक ये नहीं माना जाएगा कि वो दूसरे से शादी करने के अधिकार हो गई है। यदि न्यायालय उसकी तलाक घोषित कर देता है तब उसको पूरा अधिकार है कि वो दूसरे किसी व्यक्ति से शादी कर सकती है। लेकिन पहले पति से तो आपने तलाक ली ही नहीं, उसका घर उजाड़ कर आप चली गई, उसके सोने के सामान लेकर चली गई, उसका नकदी आपने ट्रांसफर कर दिया और अब आप दूसरे के साथ रहने लग गई। तो आपका नेचर क्या है? आप पहले 2 बार चले गए, आप फिर तीसरे चौथे के पास आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड में देखी जाती हैं। तो ये जो है इसमें समय सीमा का असर है कि ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया इसमें समय सीमा की लिमिटेशन नहीं है कि हम 2 साल का आधार लेके आ रहे हैं। हम जो आधार लेके आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ किस प्रकार से साबित किया जाएगा वो मैंने आपको पूरा पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। वो FIR, गुमशुदगी की रिपोर्टें, पुलिस कथन और सभी दस्तावेज पेश करके हम इस चीज को साबित करेंगे। जो व्यक्ति 2 साल का आधार लेके चलता है तो उसे 2 साल को साबित करना होगा कोर्ट में। यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग को आधार लेकर तलाक की याचिका लेकर आता है तो उसे कुष्ठ रोग साबित करना होगा, मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेज साबित करना होगा। कोई रंजित रोग का आधार लेकर आता है तो उसे साबित करना होगा। कोई धर्म त्याग को लेकर याचिका लेकर आता है तलाक की तो उसे धर्म त्याग साबित करना होगा कि दूसरी पार्टी ने धर्म का त्याग कर दिया। क्रूरता है तो क्रूरता आपको साबित करना होगी कोर्ट में। ये नहीं है कि आपने सिर्फ कागजों में लिख दिया और बयान देने की जब नौबत आई तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे, गूंगे और बहरे बन गए कोर्ट में बिल्कुल। फिर वो चीज आपके लिए सर बड़ी नुकसानदायक साबित होगी। मैं तो ये इस प्रकार से ये हमारी सर समय सीमा का ध्यान रखने वाली बात हो गई। चौथा है केस जीतने का महत्वपूर्ण टिप्स, दूसरे कानूनों का सहारा लें यदि जरूरी हो। ये भी सर एक केस जीतने का आधार है। जो दूसरे कानून क्या हो सकते हैं मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूं। यदि घरेलू हिंसा हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अलग से आवेदन करें, लेकिन तलाक का आधार HMA की धारा 13 के अंतर्गत ही चुने। अब आपने तलाक की याचिका तो पेश कर दी लेकिन आपके साथ घरेलू हिंसा भी हुई है उसमें, तो आपको धारा 12 के तहत एक याचिका कोर्ट में जज साहब के समक्ष फैमिली कोर्ट में अलग से लगाना होगी। ये दूसरे कानूनों का सहारा हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ये सभी केस जीतने में महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में आप भरण पोषण की भी मांग कर सकते हैं। ये धारा पुरानी हो चुकी है और इसकी जगह BNSS 2024 में धारा 144 कर दी गई है। आप इसके तहत भरण पोषण की भी मांग करें। धारा 12 में जो क्रूरता की गई उसके लिए सजा की भी आप उसमें मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है कि भरण पोषण की भी मांग की जा सकती है अंतिम भरण पोषण की धारा 23 के तहत, जिसको हम कहते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत आप अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकते हैं कि केस के अंतिम निराकरण तक हमें इसमें भरण पोषण दिया जाए। इसी के साथ जो धारा 13 की तलाक याचिका आपके द्वारा पेश की गई है, यदि आप महिला हैं तो आप धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय में भरण पोषण की मांग वाद विचारण के दौरान भी आप कर सकते हैं।
इसमें आपका आने जाने का खर्चा भी आप कोर्ट से मांग सकते हैं। जैसे कि आप 30 किलोमीटर दूर से कोर्ट में पेशी पर आते हैं तो आप आने जाने का खर्चा भी मांग सकते हैं। आपके साथ आप एक व्यक्ति को लेकर आते हैं, चूंकि आप महिला हैं तो आप उसका भी आने जाने का खर्चा उस कोर्ट में उसी आवेदन के तहत मांग सकते हैं। आपने वकील साहब किया है तो आप आपके वकील साहब की कोर्ट की जो फीस आपको अदा आपके द्वारा की गई वो भी आप मांग सकते हैं। तो उसमें न्यायालय के द्वारा आदेश किया जाएगा कि इनके वकील साहब को इतनी फीस दी जाए, साथ में जो अटेंडर आता है उसको इतनी फीस इतना खर्चा दिया जाए, इनको इतना खर्चा दिया जाए, वो आदेश भी इसमें किया जाता है। तो ये अतिरिक्त कानून है जिनका आप सहारा ले सकते हैं। अब हम इसमें सर आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण निर्णय की ओर। सर आप देख रहे हैं मैंने काफी बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट किया हुआ है। उसमें से जो महत्वपूर्ण केस हैं उसमें नंबर 1 है नवीन कोहली विरुद्ध नीलू कोहली 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेस 558। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया है अब इसमें सर हम महत्वपूर्ण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों को देख लेते हैं जो हमारे केस में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 है नवीन कोहली विरुद्ध नीलू कोहली 2006 4 ACC 558। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है, ये माना है कि यदि वैवाहिक जीवन पूरी तरह टूट चुका है तो अदालत को तलाक देना चाहिए। इररिवेलेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक मान्य आधार हो सकता है। ये एक बहुत ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की याचिका है जो आपको केस जीतने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किस प्रकार से निभाती है कि इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि वैवाहिक जीवन पूरी तरह टूट चुका है। अब टूट चुका है इसको आप कैसे समझेंगे सर? जो मैंने एक प्रैक्टिकली उदाहरण आपको बताया था मेरे खुद के ही केस का, कि शादी के 8 माह बाद आप घर छोड़कर आप चली गई, फिर वापस आप थाने में रिपोर्ट लिखाई गई गुमशुदगी की, आपको लाया गया, 6-7 साल आप फिर रहे, पुत्री का जन्म हुआ, फिर अचानक आप उसी व्यक्ति के पास चली गई। मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी मंशा ये बताती है कि आप पहले भी उसी के पास गई, बाद में भी उसके पास गई, और बाद में जब आपके पास गए तो आपने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिए कि मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। तो इसको कहते हैं कि सर वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से टूट गया है। अब ऐसी स्थिति में भी विपक्षी पार्टी कई अलग अलग आधार लेकर आए। सपोज करो कि वो कह दे कि मैंने तो किसी के साथ नहीं रह रही हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की, मैं तो मेरे माता पिता के साथ रह रही हूँ, और पति को परेशान करने के लिए भरण पोषण का मुकदमा भी वो लगा देती है, तलाक की याचिका में धारा 24 का भी आवेदन दे देती है। तो वो एक झूठ लेके आ गई कोर्ट में जज साहब को गुमराह करने के लिए। तब ऐसी स्थिति में जो गुमशुदगी की जो रिपोर्टें हैं और जो उसके पुलिस स्टेटमेंट है, जब जज साहब के समक्ष आपके द्वारा पेश किए जाएंगे तो ये जो आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ये बड़ा महत्वपूर्ण आधार उसमें निभाएगा। आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष निवेदन कर सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन कोहली विरुद्ध नीलू कोहली 2006 में ये माना है कि यदि वैवाहिक जीवन पूरी तरह टूट चुका है तो अदालत को तलाक दे देना चाहिए। तो माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इस आधार पर हमें तलाक याचिका प्रदान की जाए, और इस विपक्षी के द्वारा हमें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, पूरा जीवन परेशान किया गया, और जब हम तलाक याचिका लेकर आए तो ये झूठे आधारों पर उसका जवाब लेकर आइए और झूठे आधारों पर खर्चे का दावा लेकर आइए। तो ये सब चीजें आपको बड़ी महत्वपूर्ण केस जीतने में भूमिका निभाएंगी। ये साइटेशन जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये हर केस में अलग अलग स्थिति में आपके लिए अलग अलग तरीके से लागू हो सकता है। ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, प्रैक्टिकली उदाहरण था, जो याचिका मैंने 3 दिन पहले कोर्ट में पेश किए जज साहब के समक्ष। तो ये मैंने एक उदाहरण देके आपको बताया कि आप आपकी घटना में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फैक्ट जो मेरे बताया इसकी जगह आप आपके फैक्ट आपके लिख लें उसमें, आप आपकी घटना के आधार पर जज साहब का हवाला देते हुए इस सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन का हवाला देते हुए आप निवेदन कर सकते हैं। वैसे ये फैक्ट ही इतने स्ट्रांग और मजबूत होते हैं कि हर चीज न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो अगली साइटेशन है, समर घोष विरुद्ध जया घोष 2007 4 ACC 511। अदालत ने माना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि क्रूरता केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक पीड़ा भी तलाक का आधार बन सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जरूरी नहीं है कि डंडे से ही मारा पीटा जाए, या भूखा प्यासा रखा जाए, या घर से मारपीट करके भगाया जाए, जरूरी नहीं है।
रोज ताने मारे जाते थे उसको घर में। जैसी सुबह होती थी तो सास ताने मारती, ससुर ताने मारता, देवर भौजाई ताने मारते, पति ताने मारता कि तू तेरे बाप के घर से लेकर क्या आई है, नंगे घर से आ गई है, कुछ भी लेकर नहीं आई। रोज ताने मारते हैं, तंग हो गई, परेशान हो गई, तो ये भी सर क्रूरता मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि डंडे से ही पीटा जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन स्तर सभी का अलग अलग होता है। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई व्यक्ति पीएचडी है, एमफिल है और डॉक्टर है, एमबीबीएस है, और काफी एजुकेटेड परिवार है, काफी धनी संपन्न परिवार है। अब वहाँ आपस में गालियां भी नहीं बकी जाती हैं, और कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि गालियों से ही बात करते हैं, गालियों से शुरुआत करते हैं, और उनके लिए गालियां ही व्यवहारिक जीवन का एक हिस्सा होती हैं। ऐसे भी लोग बहुत से होते हैं। तो इन दोनों में क्रूरता का लेवल ये न्यायालय उस हिसाब से देखेगा कि ये सिविलाइज्ड परिवार है, अब इसमें जो क्रूरता किस प्रकार से की गई है। वो कोई रोज सुबह शाम गाली नहीं बकेंगे एक दूसरे को, नहीं तो अक्सर लोगों को देखा गया है कि माँ और बहन की गालियां देते नजर आते हैं एक दूसरे को, और उसी से शुरुआत करते हैं और दिन भर यही कार्य करते रहते हैं। तो वो एक परिस्थिति हालात अलग होगा, ये परिस्थिति हालात अलग हो गए। तो न्यायालय इसमें देखेगा, जांच पड़ताल करेगा कि आखिर वास्तव में क्रूरता का लेवल क्या है। यदि क्रूरता का लेवल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सिर्फ थोड़ा सा कह देना ही, भाई पूरे समाज में ये माना जाता है कि दहेज लेना अपराध है, और सारा समाज, उनका सभी रिश्तेदारी वर्ग इस बात को बराबर पूरा फॉलो कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति दिन में एक दो बार कह ही देता है, ताने मार ही देता है कभी ना कभी, तो इसको भी सर क्रूरता माना जाता है। मतलब उसकी वजह से महिला का जीवन जीना ही दुभर हो गया, और वो इतनी दुखी और परेशान हो गई कि महिला डिप्रेशन में चली गई। तब ऐसी स्थिति में ये क्रूरता का आधार माना जाएगा, और न्यायालय इसको देखेगा कि आखिर क्रूरता किस स्तर की है जो महिला के साथ की जा रही है। अदालत ने बताया कि क्रूरता केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक पीड़ा भी तलाक का आधार बन सकती है। तो यदि आपके मामले में इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है, तो आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष इस याचिका, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसको भी आधार बनाकर आप निवेदन कर सकते हैं। ये भी केस जीतने में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पारित कर दिया गया फैसला, वो ऑल इंडिया में तमाम अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 114, उसमें बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले किए जाएंगे वो संपूर्ण अधीनस्थ अदालतों पर मान्य होंगे। मतलब वो एक गाइडलाइन होगा, और जज साहब के द्वारा जब फैसला दिया जाएगा तो उन साइटेशनों को देखा जाएगा कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्रूरता शारीरिक नहीं मानसिक भी होती है, तो न्यायालय को इस पर जजमेंट देने से पहले पूरी बारीकी से जांच पड़ताल करना होगी। यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि यदि वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से टूट चुका है तो तलाक देना चाहिए, तो अदालत में जज साहब को फैसला देने से पहला ये देखना होगा कि क्या वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से टूट चुका है। जैसा कि एक मेरे केस का मैंने उदाहरण दिया, पूरी तरीके से टूट चुका है सर। केस की घटना बोलती है, परिस्थिति बोलती है, हालात बोलते हैं, सब कुछ बोलता है कि हाँ ये सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कैसे खत्म हो चुका है? 2 बार आप चले गए, गुमशुदगी की रिपोर्ट, ये सभी चीजें, और हर परिस्थिति में ऐसी कई परिस्थितियां आपको मिल जाएंगी जो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, घटना स्वयं बोलती है, कि जज साहब बारीकी से जांच करेंगे और समझेंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये साइटेशन का भी आप उसमें इस प्रकार से हवाला ले सकते हैं। तीसरे नंबर का है सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विश्वनाथ अग्रवाल विरुद्ध सरला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 7 ACC 2888। कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोप और अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी मानसिक क्रूरता है। अब यदि आपके प्रकरण कुछ इसी प्रकार का है कि आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि आपको चरित्रहीन कह दिया गया, लाछन लगाए गए कि आपके ऊपर अवैध संबंध हैं और आप अनैतिक जीवन जी रही हैं, ये झूठे, जबकि आप वास्तव में एक चरित्रवान महिला हैं, आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन ये झूठे आरोप लगा दिए गए, तो वो भी सर गलत माना गया है और इसको भी मानसिक क्रूरता माना जाएगी। आप इस आधार पर भी तलाक की याचिका उनसे ले सकते हैं। पति के द्वारा कई बार झूठे आरोप भी लगा दिए जाते हैं, कई बार पत्नी के द्वारा गलत आधारों पर याचिका पेश कर दी जाती है। तो न्यायालय दोनों पक्षों को देखेगा, पति और पत्नी को, कि क्या इसमें जो आरोप लगाए गए हैं झूठे आरोप हैं कि वास्तव में सच्चे आरोप हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको मेरे ही प्रकरण का उदाहरण फिर दोबारा इस मुद्दे को समझाने के लिए इस प्रकार से बताता हूं कि आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब आप सपोज करें
कि जो याचिका मेरे द्वारा पेश की गई है, जो घटना मेरे पक्षकार के द्वारा मुझे बताई गई, यदि उसके पास गुमशुदगी की दोनों रिपोर्टें नहीं होती और पुलिस स्टेटमेंट नहीं होते और बिना किसी आधार के कोर्ट के समक्ष खड़ा हो जाता, तो वास्तव में तो वो घटना हुई है सर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में अगर वो मामला कमजोर माना जाता, उसमें केस जीतने में सर बड़ी परेशानी होती। आप साबित कैसे करेंगे, ये बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो वो चीज को जीतने में आपको मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आधार पर महिला ये कह सकती है कि साहब ये झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए। अब चूंकि दो गुमशुदगी की रिपोर्ट और उसके स्वयं के पुलिस स्टेटमेंट मौजूद हैं, तो उस महिला को कहने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही वो भरण पोषण की मांग कर सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, हालात बोल रही है, परिस्थितियां बोल रही हैं। लेकिन हर परिस्थिति और हर केस आपका अलग होगा, उसमें भी ये चीजें आपको मिलेंगी कि वो परिस्थितियां बोलेंगी, डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उन सभी दस्तावेजों को कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना। ऐसा नहीं हो कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को घर रखे रखें और कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं। जैसे कुछ पक्षकार ऐसा भी करते हैं, वो खुद ही मान लेते हैं, वो खुद ही वकील बन जाते हैं कि ये अगर जज साहब के सामने पेश कर दिया तो हम केस हार जाएंगे, और वो उनको घर में रख के रख लेते हैं। मेरे केस में तो फिर भी याचिका पेश करने से पहले मेरे सामने वो चीजें आ गई, लेकिन कई बार तो फैसले के टाइम, अंतिम बहस के टाइम वो पक्षकार धीरे से फुसफुसाता है। जब उसे लगता है कि बहुत कुछ हाथ से निकल गया, तब धीरे से वकील साहब से कहता है। अब वकील साहब भी क्या करें साहब, आपकी गलती आप भुगतो। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको वकील साहब को सारी जानकारी देना थी। अब वकील साहब को आपने जानकारी नहीं दी, फिर वकील साहब की बुराई करते फिरते हैं कि हमें वकील साहब ने केस हरवा दिया और वकील साहब ने सही पैरवी नहीं की। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आप एक आम व्यक्ति जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप आपके वकील साहब को तो कम से कम घटना की सही जानकारी दें। यदि आप आपके वकील साहब से ही बातें छिपा लेंगे, तो भला वकील साहब को कोई, जिसको कहना चाहिए कि कोई देवी संदेश थोड़ी आएगा कि वो सारी बातें उनको पता लग जाएंगी। वो तो कोर्ट में ऐसी जाहिर होती है, विपक्षी अधिवक्ता क्लास में पूछेगा, विपक्षी लोग उनको बताएंगे। आप उस चीज को कहां तक अदालत से जो है कि छिपा कर रखेंगे, हिडन करके रखेंगे, वो तो आ रही है ना। लेकिन आपकी ज्यादा समझदारी कहीं ना कहीं आप ही को ले डूबेगी। अब उसमें परिणाम क्या होगा, आपका नुकसान जबरदस्त, कि आपने उन महत्वपूर्ण बातों को वकील साहब को नहीं बताया, रिकॉर्ड में भी नहीं आई, विपक्षी वकील साहब ने क्लास में पूछ लिया, आप हक्के बक्के हो गए, आप सही जवाब नहीं दे पाए, आपने उलट पुलट जवाब दिए, कोर्ट में रीडर के द्वारा उनको नोट किया गया जज साहब के समक्ष, आपकी तलाक याचिका खारिज हो गई। अब महिला के द्वारा धारा 24 का उसमें आवेदन लगा दिया गया है, खर्चा आपको देना होगा। ये नुकसान हो रहा है आपको सर, जो आप अगर आप अपने आप को खुद ही वकील समझ लेते हैं, तो ये फिर नुकसान आपको इस प्रकार से उठाना पड़ेंगे। धारा 24 का तहत आपको अंतरिम भरण पोषण देना होगा। धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वो आपके ऊपर खर्चे की मांग कर सकती है। धारा 144 BNSS 2023 के तहत वो आपके ऊपर तलाक की याचिका दायर कर सकती है। धारा 12 प्रोटेक्शन एक्ट जो है मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत वो आपके ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है, उसमें खर्चे की मांग कर सकती है। उसमें धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी धाराएं जिसमें महिला विभिन्न प्रकार की सहायता मांग सकती है। वही यदि किराए के मकान में रह रही है तो किराए की भी मांग कर सकती है, बच्चों के स्वयं के भरण पोषण की भी मांग कर सकती है। ये सारे 5-6 मुकदमे आपके सिर पर हैं सर। फिर ये खाली आप सत्य होने के बाद भी आपने सत्य जानकारी ना तो वकील साहब को बताई ना कोर्ट में बताई, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को वकील मान बैठे। आपने खुद ने सोच लिया कि ये बातें में हम अगर कोर्ट में बताएंगे तो हम केस हार जाएंगे। तो वो नुकसान सर आपको इस तरीके से होगा कि आप और सुलझने के बजाय उलझते चले जाएंगे। फिर आपको उच्च न्यायालय जाना होगा उसकी अपील करने। धारा 19 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में प्रावधान दिए गए कि 30 दिन के अंदर आपको उसकी अपील करना होगी। ये सब चीजें सर फिर 7-7 साल 8-8 साल तक के सर मैंने मुकदमे देखे। मेरे पास ही कुछ पक्षकारों के मुकदमे जिसमें 8-8 साल हो गए सर, अभी तक उनमें कोई सुलह नहीं हुई, राजीनामा ही नहीं हुआ। दोनों पक्षकार एक दूसरे की बातों पर अड़े हुए। कई काउंसलिंग कर दी गई, उसमें जज साहब के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, मेरे द्वारा समझाने की कोशिश की गई, उनके परिवार के समझदार रिश्तेदारों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात सर। अब कोई क्या कर सकता है, उसमें जीवन ही निकल जाता है पूरा सर। इसमें भाई 15 साल कोर्ट में लड़ते हुए हो गए तो आपकी पूरी जवानी तो निकल गई। यदि आपने 30 साल की उम्र में आपके केस चले, 45-50 साल के आप हो गए, पूरी जवानी तो आपने निकाल दी। आप साथ में रह के आप क्या कर लेंगे बाकी का जीवन। तो ये जो धारा 9 बताई गई है कुटुंब न्यायालय अधिनियम की, वो इसलिए रखी गई है ताकि दोनों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वो सुलह समझौता करा के मामले को निपटा दे। न्यायालय पूरा प्रयास करता है कि इन दोनों में सुलह समझौता हो जाए, इनका घर बस जाए। और धारा 13 के तहत कहीं ना कहीं हल्की रोक जो लगाई गई है कि वो न्यायालय खुद कर ले सुलह समझौता, वकीलों को न लाया जाए प्राइमा फेसी।
लेकिन न्याय हित में वकील साहब की उसमें पैरवी की जाती है। वैसे सामान्यतः वकील साहब ही दावा पेश करते हैं, वकील साहब ही केस लड़ते हैं, लेकिन चूंकि कानून बनाने का मकसद यही रहता है कि उसमें सुलह समझौता लोगों में किया जाए दोनों पक्षों के बीच में। अब इसमें सर हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कानून इस पर लागू होंगे। तो इसमें CPC 1908 एविडेंस एक्ट है, और धारा 21A B C विशेष प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी अभी, 21A B C पति पत्नी दोनों ने अलग अलग स्थानों पर तलाक याचिकाएं दायर की हैं तो स्थानांतरण संभव है, तो ये हाई कोर्ट में सर याचिका पेश करना होगी। मेरे ही प्रकरण में एक दूसरा प्रकरण है, जो पति इस एरिया का रहने वाला है जहां मैं निवास करता हूँ, और पत्नी दूसरे जिले की रहने वाली है उसकी, तो पति ने इसी शहर में तलाक की याचिका दायर की। पत्नी को दूसरे जिले में उसका नोटिस पहुंचा, तो पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि वो जहां की रहने वाली है वहां उसके द्वारा अन्य मुकदमे भी लगाए गए हैं, जैसे कि धारा 12, धारा 125, जिसको हम धारा 144 भी कह सकते हैं, BNSS 2023, और दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 3/4 और फौजदारी के मुकदमे उसके द्वारा वहां लगाए गए हैं, तो ये मुकदमा वहां ट्रांसफर करने के लिए उसने याचिका लगा दी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के द्वारा जब आदेश कर दिया जाएगा, उसकी कॉपी वो मुझको ला के देंगे, तो मैं उसको न्यायालय में प्रस्तुत करके उसको ट्रांसफर की मांग करूंगा। तो ये स्थितियां उसमें बनती हैं केस ट्रांसफर की। तो अब इसमें आगे देखते हैं हम धारा 21B 21C, और इसमें कुछ व्यवहारिक व्यवहारिक सुझाव भी हैं सर। व्यवहारिक सुझाव जो आपको केस जीतने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जंग आमद तंग आमद, मतलब जब बात यहाँ तक आ गई तो फिर तो सर जंग होना तय हो गई। ऐसी पति पत्नी के मामले में भी होता है कि जब संबंध बिगड़ते हैं तो फिर हर चीज ताक में रख दी जाती है उठा के, और ऐसे ऐसे आरोप गुस्से में और आवेश में लगाए जाते हैं जिनको फिर बाद में साबित करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, और जो वास्तव में आपके आधार हैं उन्हीं का उल्लेख आप करें, जैसा कि झूठा आरोप न लगाएं, इससे आपका केस कमजोर होगा। हमारा वीडियो है तलाक का केस कैसे जीतें, हम इसी टॉपिक पर सर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि झूठा आरोप न लगाएं, इससे आपका केस कमजोर होगा। दूसरा, गोपनीयता बनाए रखें, मतलब आप लोगों से बतियाते ना फिरें कि हमने ऐसी याचिका लगाई है, ऐसा दावा लगाया है। अब वो उसका नुकसान क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं आपके विपक्षी पार्टी तक वो सारी बातें पहुंच जाएंगी, आपके केस लगाने से पहले ही पहुंच जाएंगी, और वो उसके कोई ना कोई रास्ते तोड़ निकाल लेंगे। तो बेहतर है कि आप गोपनीयता बनाए रखें। वकील साहब की भी जिम्मेदारी है कि अपने पक्षकार की गोपनीयता बनाए रखें। और तीसरा है सर, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नुकसानदेही हो सकती है। तीसरा है, अनुभवी फैमिली लॉ वकील की सहायता लें। जो वकील साहब अनुभवी हैं, जो केस लड़ते हैं, उनसे आप संपर्क करें और उन्हीं से अपना केस आप लड़वाएं। नंबर चौथा है, सेटलमेंट या आपसी सहमति का विकल्प खुला रहेगा अगर संभव हो। ये न्यायालय भी करता है। धारा 9 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, धारा 3 में कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 3 के अंत में भी ये बताया गया है इसमें कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो परिभाषाएं दी गई हैं वही इसमें मानी जाएंगी यदि इसमें नहीं बताई गई हैं। धारा 7 में जुरिडिक्शन बताया गया है कि इसमें कौन कौन से मामले पेश किए जाएंगे कुटुंब न्यायालय में। धारा 19 में अपील का बताया गया है। धारा 9 में न्यायालय का कर्तव्य है कि वो दोनों पक्षों में सुलह समझौते का प्रयास करे। 3 पेशियां अधिकतम इसमें लगाई जाएंगी। धारा 6 में अधिकारियों के बारे में बताया गया है जो सुलह समझौते के लिए मध्यस्थ के लिए स्पेशल रूप से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 23 इसमें धाराएं हैं, क्योंकि ये भी हमारे इसी टॉपिक से संबंधित है। और अंत में सर आता है सर हमारा निष्कर्ष। तलाक आसान निर्णय नहीं है, लेकिन जब विवाह टूट चुका हो और साथ रहना असंभव हो तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से तलाक लेना एक महत्वपूर्ण रास्ता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 न केवल स्पष्ट आधार देती है बल्कि CPC के तहत न्याय संगत प्रक्रिया भी सुनिश्चित करती है। अगर आप सही साक्ष्य, स्पष्ट आधार और समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो अदालत में सही समय पर न्याय प्राप्त करना बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, और आप केस जीतने की पूरी पूरी आपकी संभावना होगी। अब ये जो है सर हमारी आज की जो ई बुक है, अगर आप सही साक्ष्य, स्पष्ट आधार और समझदारी से काम लें तो अदालत में सही समय पर न्याय प्राप्त करना बिल्कुल संभव है। यह बुक किसके लिए उपयोगी है? पति या पत्नी जो तलाक का केस सोच रहे हैं, एक आम हर व्यक्ति के लिए, जो मेरा वीडियो सुन रहा है हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है सर। कानून के छात्र, युवा अधिवक्ता, समाज सेवी संस्था, विवाह सलाहकार और तमाम अधिवक्ता साथी, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, क्योंकि इसमें मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 साइटेशन भी प्रदान किए हैं जो सभी के लिए सहायक है। एक आम और खास हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है सर ये वीडियो। संलग्न में आपको जो भी संलग्न करना है, और अन्य महत्वपूर्ण टिप्स में है सर इसमें
कि किस प्रकार कोर्ट में अपने केस को मजबूत करें। ये इसमें महत्वपूर्ण टिप्स मैंने बताई हैं, जैसे कि शॉर्ट में बता देता हूँ। दस्तावेजों का सही उपयोग करें, साक्ष्यों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कानूनी तर्कों की सटीकता, सुनवाई की तैयारी, बहस के पहले आप तैयारी कर लें, बयान से पहले आप तैयारी कर लें, गवाहों को समझा दें, पूरी बातें उन्हें कि ये सब बातें आपको वहाँ कहना है, क्योंकि उनको ये बता दें कि मैं जैसा आपके समक्ष आपसे कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा। मतलब लीडिंग क्वेश्चन से आशा ये है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कोर्ट में मुख्य परीक्षा में कि देखो इस तारीख को इतनी बजे आपके ऊपर डंडों से मारपीट की गई थी जब दहेज नहीं दिया, और वो इसका उत्तर देगा हाँ, तो ये इसको कहेंगे लीडिंग क्वेश्चन, सूचक प्रश्न जिसको कहते हैं। तो न्यायालय ऐसे सूचक प्रश्नों की अनुमति नहीं देता है। उसकी वजह यह है कि न्यायालय चाहता है कि वो खुद बोले। वकील साहब बोल देंगे तो वकील साहब तो सब कुछ लिखा देंगे, 10-11 आधार ही लिखा देंगे। तो न्यायालय इस चीज से रोकता है और न्यायालय कहता है कि वो खुद अपनी पीड़ा जज साहब के समक्ष बताए, और यदि वास्तव में उसके समक्ष कोई बात हुई है तो जरूर बोलेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, वकील के साथ बेहतर संवाद करें और वकील को पूरी जानकारी दें, समझदारी से साधन काम लें और सुनिश्चित करें कि वकील आपके दृष्टिकोण को समझे। मतलब वकील साहब को आप सारी बातें सर समझा दें, सेटिस्फाइड हो जाएं, वकील साहब भी समझ लें। इस प्रकार से आप इसमें केस जीतने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें अदालत के निर्णय पर ध्यान रखें। और इसी प्रकार से वेद, प्रमाण और गवाहों का महत्व इसमें लिखा गया है, ई बुक के अंदर ही सर, कि गवाहों की तैयारी जो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। तो इस प्रकार से सर ये जो है मैंने आपको आज के वीडियो में धारा 13 का केस कैसे जीते हैं इसकी मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको सर प्रदान कर दी है। इसी बुक से भी मैं आपको परिचित करा देता हूं सर। इसका जो शीर्षक है, हमारा टाइटल है, ये आप देख रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में तलाक का केस कैसे जीतें। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और यही हमारे ई बुक का भी टाइटल है। सेक्शन 13 HMA 1955 कोर्ट टिप्स इन हिंदी, ये ई बुक है सर। इसकी मात्र 199 रुपए, 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। आप जिसको भी आवश्यकता हो तो आप इसको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ई बुक डाउनलोड की लिंक आपको दिखाई देगी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे सवाल भी किया, वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लिंक कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना मेरा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वीडियो को थोड़ा सा ऊपर ले जाके उसमें मोर लिखा हुआ दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। उसमें ई बुक डाउनलोड और आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर इंस्टामोजो की ओर से वो ई बुक भेज दी जाएगी। उसको आप आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर क्या हमें कैश डिलीवरी हो जाएगी। तो सर कैश डिलीवरी मतलब नगद भुगतान। नगद भुगतान मतलब ये किसी दुकान पे आपको उपलब्ध हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर अभी कि किसी दुकान पर आप जाएं और वह नगद भुगतान करके ले लें। ये उससे भी अच्छी व्यवस्था है कि नगद भुगतान के लिए तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, और यदि इसको फिजिकल रूप भी दे दिया जाए तो डाकिया आपके घर कितने दिन लेके आएगा, पोस्टमैन 15 दिन, महीना भर भी लग सकता है, और भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो उससे बेहतर है कि तुरंत तो आपके पास आ रही है सर, चुटकी बजा के आपने पेमेंट किया, ईमेल पे आपके पास डाउनलोड का मैसेज आ गया। और यदि किसी कारणवश मैसेज तुरंत नहीं भी आ पाता है तो कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे बाद भी आता है, आप चिंता ना करें। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं वो आपको उसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आपने जो भुगतान जमा किया है उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर आप जरूर भेजें, ताकि उससे मेरे को आपका नाम और आपकी दिनांक, ईमेल और फोन नंबर जो मेरे रिकॉर्ड में रहता है उससे मिलाने में मदद हो, और उसी आधार पर मैं आपको उसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये किसी किसी केस में होगा सर, ये आप ध्यान रखें। ये सुविधा मैंने ये आपको इसलिए दी है ताकि आप कोई भी व्यक्ति मिस ना हो उस ई बुक से जिसने भुगतान कर दिया है। हालांकि ये काम की सारी जिम्मेदारी मैं इंस्टामोजो के ऊपर छोड़ के बैठ चुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे काम भी करना होते हैं, वकालत के कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं। अगर दिन में 10 लोगों के मैसेज आने लगे मेरे पास में तो मुझे तो फिर इंस्टामोजो का प्लेटफॉर्म ही बदलना पड़ेगा। हालांकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश लोगों को प्राप्त हो जाती है। हो सकता है किसी किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो वो सर उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप चिंता ना करें। और उसी के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी, उसमें मैं 76 से ऊपर ई बुक अपलोड कर चुका हूँ और ये कार्य निरंतर जारी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक नाम से ही सर मेरा स्टोर है, और वे विभिन्न कानूनों का संग्रह करके एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो सके।
भाई हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबत परेशानी आती है, उस समय उस अंधेरे से उजाले की ओर निकालने का कार्य मेरा वीडियो और मेरी ई बुक करते हैं सर। ये मेरा प्रयास रहता है कि उस अंधेरे से आपकी जिंदगी एक उजाले की ओर बढ़े, क्योंकि जब व्यक्ति के मन में और उसके जीवन में कोई मुसीबत आती है तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता है कि अब हम क्या करें। खास तौर से महिलाएं जो घर में बैठ के घरेलू कार्य करती हैं, जब उनके साथ हिंसा चालू होती है तो उनको पता भी नहीं होता है कि उनके क्या उपचार हैं, और वो उनका शोषण होता रहता है, दुष्ट लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो वो महिलाएं जो मेरा वीडियो घर में बैठकर देख रही हैं, ये उनके लिए भी लाभकारी है, हर एक आम व्यक्ति के भी लिए लाभकारी है, और हर उस पति के लिए भी लाभकारी है जिसकी महिला ने जिसकी पत्नी ने उसका जीवन दुभर कर दिया, उसके जीवन को नरकी बना दिया है, या पति ने पत्नी का जीवन नरकी बना दिया। तो सभी लोगों के लिए ये बड़ा लाभकारी वीडियो है, और ये सभी जानकारियां सभी आप सभी लोगों के लिए बड़ी आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से सर आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी केस जीतने के संबंध में आपको प्रदान कर दी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले के साथ आपको जानकारी प्रदान की है। तो इसी के अलावा सर जो है कि धारा 13 पे मैंने 3 वीडियो और पहले भी अपलोड किए हैं। फैमिली कोर्ट पे भी तकरीबन 15 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये सभी कुछ फैमिली कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। फैमिली कोर्ट जिसको कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 कहा जाता है। इसी प्रकार से नोटिस रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वसीयत से संबंधित भी तकरीबन 30-40 से ऊपर वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और उसके अलावा जैसे ही कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रॉब्लम आपके द्वारा कमेंट्स में की जाती है, तो जहाँ तक संभव होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।